Assalamualaikum. In today's video, we will solve one of the question asked by ICAP in its financial accounting and reporting part 2 paper in this recent attempt of spring 2020. The question was of 15 marks, and in this question, ICAP tested IFRS 16 leases part of lessor and lessee both. So, starting with the question, what have ICAP asked? In this question is जनवरी 1 2019 को एक लीजिंग कंपनी है फ्रेंच वेनिला लीजिंग लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी जो कि 200 मिलियन की है, जिसकी कॉस्ट 200 मिलियन की है और यूज़फुल लाइफ 8 इयर्स है. रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द यूज़फुल लाइफ इज एस्टिमेटेड एट 16 मिलियन. 16 मिलियन की इसकी यूज़फुल लाइफ और 20 मिलियन की इसकी कॉस्ट. 16 मिलियन की यूज़फुल लाइफ नहीं, 16 मिलियन की इसकी रेजिडुअल वैल्यू एंड द एंड ऑफ इट्स यूज़फुल लाइफ. फिर ये कि Feb 1 2019 को एक लीज एग्रीमेंट में एंटर हुआ. FFVLL किस कंपनी से हुआ? कॉटन कैंडी लिमिटेड से एंटर किया उसने, जिसमें कुछ लीज टर्म इस तरीके से थी कि नॉन कैंसिबल पीरियड उसका 2.5 साल का है, जो कि स्टार्ट होगा 1 मार्च 2019 से. अच्छा, अंडर द एग्रीमेंट 8 इंस्टॉलमेंट्स हैं 12 मिलियन की, जो कि पे की जाएंगी क्वार्टरली एरियर्स में, और एरियर्स भी स्टार्ट होंगे 3rd क्वार्टर के एंड से. यानी कि जो 3rd क्वार्टर का स्टार्ट होगा उसके एंड से हम लोग 3rd क्वार्टर के एंड से हम लोग अपनी पेमेंट्स शुरू करेंगे, यानी 30 नवंबर 2019 से. यानी कि इफेक्टिवली 3rd क्वार्टर से हमारी पेमेंट का आगाज़ होगा, क्योंकि एरियर्स है तो 3rd क्वार्टर के एरियर्स से हमारा पेमेंट का आगाज़ होगा. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे 10 क्वार्टर्स हैं, जिसमें से हम 8 क्वार्टर्स में पेमेंट करेंगे. तो ये थोड़ा एक पॉइंट था जिसमें ICAP ने थोड़ा टेस्ट किया है इसके, और तभी इसके मार्क्स भी अच्छा खासे रखे हैं. ये हो गया. FVLL ने इम्प्लिसिट रेट रखा है 15% का, जो कि CCL को नहीं पता, और CCL का बोरिंग रेट है 16%. फिर है कि अप्रैल 1 2019 को CCL ने इंस्टॉलेशन कंप्लीट करी, और जो कि 4 महीने खर्चा हुआ, और उसके बाद उसको अपने यूज़ में ले गए. बोथ कंपनीज फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन. अच्छा, मांगा क्या है? जर्नल एंट्रीज मांगी है फॉर द ईयर एंडेड December 31 2019 की इन द बुक्स ऑफ FVLL एंड CCL. यानी कि लेसर और लेसी दोनों की बुक्स में आपको अकाउंटिंग करके दिखानी है एक ईयर की, पूरे December 31 2019 की. तो सिर्फ इस सोल्यूशन में इतना ही है. 15 मार्क्स ने सिर्फ थोड़ा एक टेक्निकल पॉइंट ज़रा ये मेरे हिसाब से ये डाला है, बाकी कुछ खास इतना मुश्किल नहीं है इसके अंदर. सिर्फ एक यही पॉइंट है जो लेसर और लेसी के केस में आपको थोड़ा परेशान कर सकता है. खैर, लेसर में पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा लेसर के अंदर कि आया फाइनेंस लीज है, ऑपरेटिंग लीज है. सोल्यूशन करते हैं उस वक्त मैं इसी सोल्यूशन के वक्त ही जब सोल्यूशन करा रहा हूँ तभी इसी बात पे गाइड करूँगा कि भाई फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज को किस तरीके से देखना है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेसर की अकाउंटिंग से. ये लेसर अपनी बुक्स में किस तरीके से अकाउंट पर करेगा अपनी लीज को, परचेज ऑफ मशीन को. तो सबसे पहले तो हम इसकी एंट्री पास कर लेते हैं लेसर की. Jan 1 को उसने मशीन खरीदी, मशीन डेबिट और उसका बैंक क्रेडिट. रुपीज़ इन मिलियन से उसको लेके चलते हैं. 200 मिलियन से उसने मशीन डेबिट की और 200 से उसने अपने पेमेंट को बैंक को क्रेडिट कर दिया, बैंक या कैश जो भी आप लिखना चाहें. फिर इसके बाद फिर अब हुआ कि ये कि 1 मार्च 2019 को कमिशनमेंट डेट है लीज की. अब इस टाइम पे लेसर अपनी बुक्स में इसको रिकॉर्ड करेगा. तो रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले देखेंगे भाई फाइनेंस लीज है या ये ऑपरेटिंग लीज है. अगर ये फाइनेंस लीज है तो ये उसको 1 मार्च को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, नहीं तो उसको ऑपरेटिंग लीज में रिकॉर्ड नहीं करेगा. ऑपरेटिंग लीज का अगर केस हुआ तो ऑपरेटिंग केस में हम लोग रिसीवेबल रिकॉर्ड नहीं करते, अपना सीधा डायरेक्ट जैसे ही हमारी इंस्टॉलमेंट सी होती है उसमें अपनी इनकम बुक करते रहते हैं. तो अगर आप पहले देख लें कि भाई आया हमारी फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, तो इसमें हम देखते हैं कि भाई हमारा अच्छा खासा पोर्शन अगर हम लाइफ के उसमें कंपेरिजन करें तो हमारी 8 साल की लाइफ टोटल एक यूज़फुल लाइफ है इसकी, इस मशीन की. जबकि हमने जो पोर्शन लीज टर्म पे दिया है वो सिर्फ 2.5 साल का है. यानी कि कोई इतना ख़ास बड़ा पोर्शन नहीं है, सब्सटेंशियल पोर्शन नहीं है
कि हम उसको एज्यूम करें कि भाई हमारी ये फाइनेंशियल लीज़ है, तो इस हिसाब से ये हमारी हो गई ऑपरेटिंग लीज़। ऑपरेटिंग लीज़ में 1 मार्च को कोई एंट्री नहीं बनेगी। अब आएगी हमारी जब हमारे पास पैसे रिसीव होंगे 30 नवंबर को, जो हमारी पहली इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी, उस दिन का हम लोग अपना रिसीवल रिकॉर्ड करेंगे। उस दिन हम बुक करेंगे कि भाई हमारा कितनी इनकम हुई हमारी 30 नवंबर 2019 को। तो 30 नवंबर 2019 को सीधा सीधा एंट्री पास करेंगे, नवंबर 30 हमारा बैंक डेबिट हो जाएगा और रेंटल इनकम हमारी क्रेडिट हो जाएगी 12 मिलियन से। 12 मिलियन की इंस्टॉलमेंट है, 12 मिलियन से ये हम एंट्री पास कर देंगे अपनी। सही। अब ये है कि भाई अब हमें पूरे ईयर एंड की एंट्री बनानी है, पूरे दिसंबर 31 2019 की फॉर द ईयर की बनानी है, पूरे ईयर की बनानी है। तो अब मसला ये है कि भाई अब हमारा 1 महीना और भी होगा दिसंबर 31 तक का। अब मसला ये है कि भाई हमारा रिसीवल कितना बनता है, रिसीवल के हिसाब से हमारा जितना रिसीवल हमारा पूरे साल में हमारा होना चाहिए था, जितना हम हमारे लिए हमारा होना चाहिए था, हम उतना ही हम लोग अपना रिसीवल बुक करेंगे और उसी हिसाब से रेंटल इनकम बुक करेंगे। अब रिसीवल में जितना रिसीव हो गया उतना हम लोग ने रिसीव दिखा दिया है बैंक में डायरेक्ट, और जितना रिसीव नहीं हुआ मजीद जो रिसीव होना है उसको हम रिसीवल में दिखा के मजीद अपनी रेंटल इनकम बुक कर लेंगे। तो उसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से करते हैं कि भाई दिसंबर 31 पे आते हैं हम लोग, रिसीवेबल भाई हमारा कितना रिसीव होना चाहिए था। 12 मिलियन की हमारी जो इंस्टॉलमेंट्स है वो है 8 इंस्टॉलमेंट्स है, जबकि हमारा पीरियड जो है लीज टर्म का वो है 2.5 साल का। तो इस हिसाब से हम उसको अपना पूरे स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हम उसको एलोकेट कर देंगे पूरे 2.5 साल को। अपने जितना भी हमने लीज टर्म हम लोग अपनी 3 क्वार्टर जो हम छोड़ रहे हैं अपने मई, और फिर उसके बाद मई के जो मार्च अप्रैल में ये क्वार्टर हो गया, फिर अप्रैल जून जुलाई अगस्त ये क्वार्टर हो गया, फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 3 क्वार्टर हम छोड़ रहे हैं पेमेंट्स के लिए। तीसरे क्वार्टर में जाके हम एंड में उसमें जाके पेमेंट रिसीव करें। जो पिछले जो 9 महीने हैं, जो पिछले 2 क्वार्टर और रह गए हम लोग जो हमने रिसीव नहीं किए, जिसकी पेमेंट हमने रिसीव नहीं की, उसकी भी तो हमारी इनकम बनती है ना। तो हम जो हम लोग बाकी के 2.5 साल में, जो हम 2 साल में जो रेंटल रिसीव करेंगे, 2.5 साल की टोटल लीज है उसमें से हम 2 साल का हम रेंटल रिसीव करेंगे। तो उस 2 साल को हम पूरे 2.5 साल पे एलोकेट कर देंगे और उसको स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हम अपने उसमें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हम वो किस तरीके से करेंगे भाई, सबसे पहले तो भाई 12 के हमारे इंस्टॉलमेंट्स है 1 और हमारे टोटल इंस्टॉलमेंट्स 8 हैं, 2 साल की 8 हो गई। इसके बाद फिर हम लोग उसको करेंगे भाई, हमारे ये हो जाएंगे हमें 8, इस फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि भाई हमें 96 मिलियन की हमें टोटल रिसीव होगी अमाउंट, हमारा टोटल रिसीवेबल होगा पूरे 2.5 साल के कोर्स में, यानी वैसे इवेंचुअली 2 साल में होगा, लेकिन हम उसको 2.5 साल में एलोकेट करना है। तो हम ये एज्यूम करेंगे भाई हमें 2.5 साल में जो पूरी लीज टर्म है उसमें इतने पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब उसको हम अगर डिवाइड कर दें 2.5 से, तो ये हो गया कि भाई हमें 1 साल में हमने कितने पैसे रिसीव करने हैं, ठीक है। ये हमारा 1 साल का अमाउंट आ जाएगी इस टाइप से। अब 1 साल का आ जाएगा। अब हमने इस साल में हम देखेंगे भाई इस साल में हमारे कितने महीने इस्तेमाल हुए लीज के अंदर, लीज हमारी कितने महीने, इस साल में कितने महीने चली, तो देखा जाएगा तो हमारी मार्च से लेके दिसंबर तक सिर्फ 10 महीने की लीज है इस साल में। तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइड बाय 12 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइड बाय 12, सही। इसको अगर हम कैलकुलेट करें और देखें इसका क्या हमारा इसका आंसर बनता है, तो 12 इंटू 8 तो 96 हो जाएगा, 96 डिवाइड बाई 2.5, 1 साल में हमारा 38.4 का होना चाहिए। अब हम उसको करेंगे पोर्शन करेंगे 12 महीनों में, 1 महीने का 3.2 बनना चाहिए, हमने 10 महीने किया है तो 32 बनना चाहिए, ठीक है। अब 32 मसला ये है कि भाई 32 हमारे 10 महीने की इनकम है, सही, लेकिन हमने ऊपर रेंटल इनकम 12 मिलियन तो ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं। तो हम इसमें से अपने 12 मिलियन जो हम ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं, जो हम ऑलरेडी रिसीव भी कर चुके हैं, वो हम माइनस कर देंगे। तो 32 इसका आंसर आएगा इस पूरे फ्रैक्शन का, -12, तो 20 मिलियन का हमारा रिसीवल हो जाएगा और रेंटल इनकम हम मजीद बुक कर देंगे अपनी 20 मिलियन से।
तो ये हमारा रिसीवर रिकॉर्ड हो गया हमारी, और हमारी रेंटल इनकम जो हमने इस साल रिसीव नहीं करी वो भी हमने रिकॉर्ड कर दी है। तो ये हमारा लीज का पोर्शन हो गया। लीज में हमने जो जो इस साल कमाना था हमने वो रिकॉर्ड कर दिया। अब इसके बाद अब हमने क्या, जो हमने एसेट लिया हुआ है वो हमारी बुक्स में शो हो रहा है, तो उसको ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा। तो December 31 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो इसको किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, 200 मिलियन का हमारा एसेट है और 16 मिलियन की हमारी रेजिडुअल वैल्यू है। तो 200 माइनस 16, ये आ गया हमारी डेप्रिसिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय 8, डिवाइड बाय 8। तो जो आंसर आएगा वो हमारी डेप्रिसिएशन होगी पूरे साल की, क्योंकि हमने जनवरी 1 को ही हमने अपना एसेट खरीद लिया था। तो ये आ जाएगा हमारा 23 मिलियन की डेप्रिसिएशन आ जाएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 23 मिलियन से और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 23 मिलियन से। सिंपल सा ये केस है हमारे लेसन के केस में। अब करते हैं हम लेसी के केस के तरफ मूव करते हैं हम लोग कि भाई अब लेसी अपनी बुक्स में राइट्स कितनी अमाउंट पे रिकॉर्ड करेगा और लीज ऑब्लिगेशन की अमाउंट क्या होगी उसकी अपनी। तो स्टार्टिंग विद द कैलकुलेशन ऑफ राइट्स एंड लीज लायबिलिटी, पहले हम लोग उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक साथ सारी एंट्रीज पास कर देंगे। लीज लायबिलिटी की जो हमारी अमाउंट होगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट्स की अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, एक अमाउंट शेड्यूल बना लेते हैं। इसके बाद हम लोग अपने एक साथ ही हम लोग सारी एंट्रीज पास कर देंगे, ताकि कैलकुलेशन सारी एक साइड को जाए, बीच में कैलकुलेशन ना करनी पड़े और एक साथ ही सारी चीज़ें समझ में आ जाए। सबसे पहले अगर हम राइट्स कैलकुलेट करें और लीज लायबिलिटी के साथ ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ये है लेसी का केस। राइट्स ऑफ यूज एसेट रुपीज इन मिलियन। सबसे पहले तो राइट्स की अमाउंट है हम लोग का इंस्टॉलमेंट है 12 मिलियन की, रेंटल 12 मिलियन के हैं। 12 मिलियन इनटू, अच्छा ये हमारे एरियर्स में रिसीवेबल बैलेंस रहेगा और 2 साल की हमने इंस्टॉलमेंट्स रिसीव करनी है 12 मिलियन की। तो इसकी साइकिल चल रही है कुछ तरीके से कि 1 मार्च को हमारी मार्च 1 2019 को हम लोगों ने लीज स्टार्ट करी, पेमेंट स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे पहला क्वार्टर ख़त्म हुआ, फर्स्ट क्वार्टर, यहाँ पे सेकंड हुआ, यहाँ तीसरे क्वार्टर में आके पेमेंट हो रही है नवंबर 30 2019 को, सही। यानी कि हम लोग ने 2.5 में से आधा साल हम लोगों ने कोई पेमेंट नहीं करी है। इन द एंड बचे हमारे पास 2 साल, और 2 साल एक क्वार्टर स्टार्ट होगा यहाँ से लेके यहाँ पे, अगर हमारा जब लीज खत्म होगी 2.5 साल एंड हो गए, यहाँ तक का हमारा 2 साल का पीरियड होगा, 2 ईयर्स का। तो 2 ईयर्स में हमने 8 इंस्टॉलमेंट्स होंगे टोटल। तो 8 इंस्टॉलमेंट्स की हम लोग पहले कैलकुलेशन कर ली, यानी अभी हम लोग जब पहले निकाल रहे हैं, पहले तो उसको मैं निकाल के बता रहा हूँ। 1 माइनस 1.1 प्लस R डिवाइड बाई 4 होगा, वो तो आप लोग को फॉर्मूला तो पता ही होगा। R डिवाइड बाई 4 आएगा यहाँ पे, यानी 0.16 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, तो 0.04 हो जाएगा। और यहाँ पे -4 ब्रैकेट में 2 आ जाएगा, तो यानी 8 हो जाएगा। यानी कि इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है कि -4 और यहाँ पे n, ठीक है। ये क्वार्टर है इस वजह से 4 है, वरना 2 होता अगर हाफ सेमी वैल्यू होता, और अगर एनुअल होता तो कुछ भी नहीं आता, सीधा सीधा n आता। -8 यहाँ पे भी सीधा सीधा यही फॉर्मूला है, R डिवाइड बाई 4 का 0.04 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा, जो इसका आंसर आएगा वो आंसर यहाँ का नहीं होगा। हम लोग ये आंसर निकालने के बाद हम लोग यहाँ पे खड़े होंगे नवंबर 30 2019, क्योंकि हमने जो पेमेंट्स निकाली है, हमने पेमेंट्स यहाँ पे निकाली है कि भाई हमने जो पेमेंट करनी है एरियर्स के अंदर, वो हमने यहाँ पे आके पेमेंट करनी है। यानी 2 क्वार्टर के बाद की जो पेमेंट है हमने वो यहाँ पे आके करनी है। तो इस अमाउंट पे खड़े हैं, यानी कि तीसरे क्वार्टर के स्टार्ट में हम लोग ये हमारी वैल्यू निकलेगी जो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब मसला ये है कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, यानी कि तीसरे क्वार्टर के स्टार्ट में खड़े हैं, तो हमें आना है यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर के स्टार्ट पे। तो उसको किस तरीके से आएंगे, इसको मज़ीद हम लोग अपना डिस्काउंट करेंगे और इसकी निकलेंगे तो निकालेंगे इसको, तो इसको इस तरीके से निकालेंगे कि इसको मैं करके बताता हूँ, 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 4 पावर
-4 और ये n। इस तरीके से हम अपना इधर आएंगे मार्च 2019 पे, यहाँ से लेके यहाँ पे इस फॉर्मूले के हिसाब से आएंगे। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से r कितना है, यानी रेट कितना है 0.16 और ये n कितना है, आधा साल है, तो ये आ जाएगा 0.5। सिंपल। सही है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमारी ये राइट्स की एक अमाउंट आ जाएगी और साथ में लीज लायबिलिटी भी यही होगी, क्योंकि इसके अलावा कोई और फर्दर कोई अमाउंट है नहीं लीज लायबिलिटी में, लीज के अंदर पेमेंट करने की। 74.69 इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा। अच्छा, अब राइट्स में एक और चीज़ है हमारी, एक हमने इंस्टॉलेशन की है, हमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी आएगी इसके अंदर 4 मिलियन की। तो हम इसको यहाँ पे प्लस कर देंगे इंस्टॉलेशन कॉस्ट के नाम से। ये हमारी लीज लायबिलिटी प्रेजेंट वैल्यू, ये इंस्टॉलेशन कॉस्ट, तो ये हमारा टोटल आ जाएगा एसेट 78.69 का, और ये लीज लायबिलिटी हमारी इस अमाउंट से आ जाएगी। यानी कि अगर हम जो अमाउंट शुरू उसके बाद बनाएंगे तो हम उसको इस अमाउंट से शुरू करेंगे, इस अमाउंट से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि लीज लायबिलिटी के अमाउंट से उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा और उसी के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन होगी। अमाउंटाइजेशन शेड्यूल बना देंगे अपना, यहाँ पे डेट कॉलम, यहाँ पे इंटरेस्ट का कॉलम, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का कॉलम और यहाँ पे बैलेंसिंग का कॉलम, बैलेंस फिगर जो आखिरी में आ रही होगी इस डेट पे। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट डेट ऑफ द लीज, स्टार्टिंग डेट ऑफ द लीज March 1, अच्छा ये होगा पूरा 2019 का, March 1, 2019 स्टार्ट ऑफ द लीज है। एडवांस एरियर्स का कोई उसमें मकसद नहीं है, ना इंटरेस्ट है। अगर एडवांस होता तो इंस्टॉलमेंट होती है, इंस्टॉलमेंट भी नहीं है, तो बैलेंस जो आ जाएगा 74.69 का लीज लायबिलिटी में से आ जाएगा। अच्छा, अब क्वार्टरली हमारा यहाँ पे हिसाब किताब चलता है, तो इसका मतलब हमारी जो इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी May 30 को, हमारा जो पहला क्वार्टर ख़त्म होता तब। लेकिन क्योंकि कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है लेकिन इंटरेस्ट तो चार्ज होगा, तो 74.69 पे हम अपना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाई 12 करके 2.99 का हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। इंस्टॉलमेंट कोई नहीं है, 74.69 में से हम अपना 2.99 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आंसर हमारा 77.68। इसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर का हमारा एंड आया जो कि है August 31, 2019 का। August 31, 2019 का एंड आया हमारा। ये दूसरा क्वार्टर एंड हुआ, सेम इधर भी कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है लेकिन इंटरेस्ट चार्ज होगा क्लोजिंग बैलेंस पे, जो ओपनिंग बैलेंस पे सॉरी, ये जो है हमारा, तो 3.11 का हमारा इंटरेस्ट चार्ज हो गया। इंस्टॉलमेंट इस दफ़ा भी कोई नहीं है, इसमें से हम अपने 77.68 में से प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 80.79। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है August 31 का। अच्छा, अब यहाँ पे मसला कुछ, यहाँ पे जो इंटरेस्ट जो अमाउंट प्लस हो रही है इसमें पीछे क्या एंट्री बन रही होगी, एंट्री इसकी सिंपल सी बन रही होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो रहा होगा हमारा और हमारी लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट हो रही होगी। ये हम एंट्रीज मूव करते हैं तो उसको वहाँ पे देख लेंगे। अब आए हम लोग November 30 पे 2019 पे, यहाँ पे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे अपना, हमारा इंटरेस्ट चार्ज होकर अमाउंट आएगी 3.23 की। ये हमारा इंटरेस्ट आया, ये भी क्रेडिट होगा हमारी लीज लायबिलिटी में, और हमारी लीज लायबिलिटी 12 मिलियन से, इंस्टॉलमेंट हमारी लीज लायबिलिटी 12 मिलियन से कम हो जाएगी हमारी, तो इसकी अमाउंट बन जाएगी 72.02। सही। इसके बाद फिर एक और क्वार्टर एंड होगा हमारा, लेकिन अब वो क्वार्टर एंड होगा हमारा नेक्स्ट ईयर में Feb 29, 2020 को। ये चूज की हमें कैलकुलेशन इस वजह से करनी पड़ रही है क्योंकि हमें जो दिसंबर का इंटरेस्ट होगा वो भी तो हमें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा, तो उसके लिए हमारे पास कोई अमाउंट होनी चाहिए एक, तो उसकी अमाउंट होगी 2.89 की इंटरेस्ट की अमाउंट होगी 2.89। 12 मिलियन का हमारा इंस्टॉलमेंट है हमारी, तो 72.02 में हम लोग प्लस करेंगे 2.89 माइनस करेंगे 12, तो आंसर आएगा
62.91, यानी कि इस डेट पे हमारी जो लीज ऑब्लिगेशन जो है लीज लाइबिलिटी होगी वो 62.91 पे खड़ी होगी। आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारा 62.91 होगा। अब हम पास करते हैं एंट्रीज जो जो हमने कैलकुलेशन की है। अब ये सामने चार्ट मैंने आपको बना दिया है। अब इसी की बेसिस पे हम लोग अपनी एंट्रीज पास करेंगे। तो चार्ट हमारे सामने ही है, तो चार्ट पे पहले मैं बता देता हूँ आपको मैं कि भाई ये तीन तो हमारा सीधे सीधे इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा हमारा। हमारी जो एंट्रीज पास करेंगे हमें जो हमारी इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट आएगी वो यहाँ से आएगी 2.99, 3.11, 3.23। इसके बाद एक जो दिसंबर की है ये तो मार्च 1 से लेके नवंबर 30 तक की है, यानी कि 3 क्वार्टर्स की, यानी 9 मंथ की है। अब हमारे हमने टोटल इस्तेमाल हमने लीज टर्म जो हमारी इस साल में दिसंबर 31 2019 तक है वो हमारी 10 महीने की है। तो 10वां महीना इसके अंदर इंक्लूडेड है, यानी कि दिसंबर 31। तो दिसंबर 31 की इंटरेस्ट की अमाउंट किस तरीके से निकलेगी, 2.89 डिवाइडेड बाई 3। सिंपली जो इंटरेस्ट एक्सपेंस दिसंबर 31 का होगा वो इसको डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो 1 महीने का आ जाएगा। इस हिसाब से हमारा इंटरेस्ट की अमाउंट निकल जाएगी। तो मैंने इसलिए यहाँ सामने बता दी कि उस वक्त सामने चार्ट नहीं होगा, तो आसानी के लिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि भाई कि कौन कौन सी अमाउंट हमारी इंटरेस्ट की उसमें जाएंगी। सबसे पहले हम एंट्री पास करते हैं अपने राइट्स की। मार्च 1 को हमने अपने राइट बुक किया होगा अपनी बुक्स में। राइट्स डेबिट, हमारी लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, और साथ में बैंक या कैश कुछ भी आप क्रेडिट कर सकते हैं। ये 4 मिलियन की जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 78.69, 74.69 और ये 4 मिलियन। सही, ये हो गई मार्च 1 की एंट्री। अब इसके बाद हम लोग की एक इंटरेस्ट की एंट्री बनेगी, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा हमारा, और साथ में एक पेमेंट शो करेंगे हम लोग। तो अब तो खैर होना तो ये चाहिए कि हम इंटरेस्ट हर क्वार्टर के एंड में बुक करें, लेकिन अभी हम चाहें तो एक साथ भी बुक करके नवंबर 30 तक का 3 क्वार्टर एक साथ दिखा दें। नवंबर 30 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। अच्छा, अगर हम चाहें तो पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट करें, लीज लायबिलिटी को क्रेडिट करें। अपनी जो भी अमाउंट होगी हमारी, जो अमाउंट प्लस होगी 2.99 जो मैंने पहले बताया, 3.11, 3.23, यानी पहले तो नवंबर 30 तक है तो 9 महीने की, शुरू के 9 महीने की पहले हम अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करेंगे। और चाहे तो हम अपना लीज लायबिलिटी क्रेडिट करें पहले 9.33 से, जो टोटल इनकी अमाउंट आएगी 9.33 से। इसके बाद फिर हम अगली एंट्री पास करेंगे लीज ऑब्लिगेशन डेबिट 12 मिलियन से, और कैश या बैंक क्रेडिट 12 मिलियन से। लेकिन अगर हम चाहें तो स्ट्रेट एक इस तरीके से भी एंट्री पास कर सकते हैं कि इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में वो तीन क्वार्टर्स की अमाउंट है, पहले हम वो तीनों एक साथ लिख दें यहाँ पे 9.33, अपना बैंक क्रेडिट कर दें 12 मिलियन से, इंस्टॉलमेंट जो हमने पे करनी है, और जो डिफरेंशियल अमाउंट आ गया वो हमारी लीज लायबिलिटी कम हो जाएगी हमारी उससे 2.67। अगर हम चाहते 9.33 डेबिट करते, लीज लायबिलिटी क्रेडिट करते 9.33 से, इसके बाद जाके 12 मिलियन डेबिट करते लीज लायबिलिटी का, और फिर आखिर में बैंक क्रेडिट करते, तो नेट इफेक्ट लायबिलिटी पे यही पड़ता 2.67 से ही हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होती, नेट इफेक्ट हमारा यही आता लायबिलिटी पे। अब ये है कि भाई हमने अब लीज लायबिलिटी, अब अपनी इंटरेस्ट एक्सपेंस की एक और अमाउंट जो है हमारी दिसंबर 31 पे एक इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा रह गया। अब लीज लायबिलिटी को क्रेडिट कर दें या पेबल क्रेडिट कर दें, ये हमारी मर्जी है। अब करना पेबल ही क्रेडिट चाहिए एक तरीके से, क्योंकि हमने ऊपर जब अपने लीज लायबिलिटी को क्रेडिट नहीं किया तो यहाँ पे भी हम लीज लायबिलिटी क्रेडिट नहीं करें, यहाँ पे भी हम डायरेक्टली पेबल को क्रेडिट करें। 2.8 टाइम को डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 0.96 से हमारी एक्सपेंस बढ़ जाएगा और हमारी लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग हो जाएगी 0.96 से। ठीक, अब इसके बाद बचा एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अच्छा, पॉलिसी में लिखा हुआ है कि दोनों लेसर लेसी दोनों स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करते हैं डेप्रिसिएशन का, तो इसकी अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 78.69 ये लिखा हुआ, 78.69 डिवाइडेड बाय 2.5, क्योंकि लीज टर्म 2.5 साल की है, हमने 2.5 साल पे राइट्स निकाले अपने, तो 2.5 साल से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे आ जाएगा 1 साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब हमें करना है 10 को 10 महीने का, तो उसको सिंपली
मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 10 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा 26.23। उसको हम यहाँ पे अपनी एंट्रीज में पास कर देंगे। 26.23 डेबिट और 26.23 क्रेडिट एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अकाउंट में हो जाएगा। फिलहाल तो ICAP ने इस क्वेश्चन में यही पूछा था और 15 मार्क्स का इसने ये क्वेश्चन टेस्ट किया था जिसमें इसने एंट्रीज मांगी थी। बज़ाहिर ये आसान लगा, लेकिन एक इसमें टेक्निकल पॉइंट ज़रा इसने ये डाल दिया था कि हमने जो पेमेंट की है वो थर्ड क्वार्टर के एंड से शुरू करी है पेमेंट, हमने फर्स्ट क्वार्टर के एंड से पेमेंट शुरू नहीं करी है। बस इसमें ये थोड़ा मेन पॉइंट ये था, बाकी इतना डिफिकल्ट नहीं था क्वेश्चन। बाकी ये कि उम्मीद है आपको जो डिफिकल्टीज हुई होंगी ड्यूरिंग द पेपर, या अगर आप पहली दफ़ा पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आप पास पेपर अटैम्प्ट करते हुए जो आपको डिफिकल्टी हुई हो वो क्लियर हुई हो, और जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ना हो वो भी यहाँ पे क्लियर हो गया हो। ये वीडियो अपने दोस्तों में और फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियोज़ के अपलोड होने से नोटिफाइड रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।